हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन है भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाओ। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम इस सिद्धांत द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बस आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आप कभी भी ये सिद्धांत भूल नहीं पाएंगे, आपको रटा जाएगा, जहन में बस जाएगा आपके, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे मेंस के भूगोल के फर्स्ट पेपर का ये आंसर है। पहले हम थोड़ा रिटर्न देखते हैं, फिर मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में व्याख्या कीजिए। ऐसा भी आएगा तो भी आपको यही लिखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है भूकंपीय लहरों के आधार पर वर्णन कीजिए, तो भी आपको यही लिखना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए अलग अलग तथ्य दिए गए हैं, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है भूकंपीय लहरों के आधार पर। अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। एक आधुनिक मत है। आधुनिक मत वो है जो यहाँ पे बताया जाता है, ये क्रोड है, ये मेंटल है और इस प्रकार से क्रस्ट है, क्रोड है, मेंटल है और क्रस्ट है, इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन क्या है कि अब हमारी जो पृथ्वी है वो इस टाइप से है, इस टाइप से है हमारी पृथ्वी, कुछ इस टाइप से। अब इस पृथ्वी में ये पृथ्वी कैसी है, बहुत ज़्यादा कठोर है। अब पृथ्वी कठोर है तो हम इसमें किसी चीज़ को डालेंगे तो कैसे डालें और हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी 3 परतों की बनी है। सब लोगों ने तो बोल दिया है, बहुत सारे लोगों ने, कि पृथ्वी 3 प्रकार की परतों की बनी होती है। अंदर का जो परत होता है वो क्रोड होता है, फिर दूसरे नंबर वाला मेंटल होता है, फिर तीसरा क्रस्ट होता है। तो ये हमें कैसे पता चला? तो इन सब तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए हमने भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया। भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के अंदरूनी भाग में व्यवहार से पता चलता है कि इसमें निम्न परतें हैं। कौन सी? आंतरिक ठोस भाग। आंतरिक ठोस भाग मतलब ये बाहर से स्टार्ट हो रहा है ना। आंतरिक ठोस भाग, फिर बाहर तरल भाग, फिर बीच में ये मेंटल और फिर कठोर भूतल। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांटा गया है। यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसी होती तो भूकंपीय लहरें इसमें समान गति से चलती, लेकिन जैसे कि ये पृथ्वी है, अब इसमें हम जब लहरें डालते हैं तो जैसे कि अभी मैं आगे बताती हूँ अपन कैसे लहरें डालेंगे। तो लहरें डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ लहरें तो क्या होता है चली जाती हैं, मतलब कुछ लहरें बिल्कुल चली जाती हैं, एक जो एक परत है उसमें से चली जाती हैं इस प्रकार से। कुछ लहरें होती हैं वो यहीं से ही वापस लौट आती हैं, अंदर जाती नहीं हैं। तो वो अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? कोई कारण तो होगा कि कुछ लहरें चली जा रही हैं, कुछ लहरें नहीं जा रही हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रख लीजिए। ये हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर का जो भाग है वो क्रोड कहलाता है। जो क्रोड है वो निकिल और फेरस मतलब आयरन का मिल के बना होता है। निकिल से और आयरन का, ये आयरन को हम फेरस बोलते हैं, तो फेरस को यहाँ पे बोला है फा और निकिल को बोला है ना। तो ये पूरा निकिल प्लस Fe हो जाता है निफे। तो निकिल प्लस Fe को हम क्या बोलेंगे? निफे। और ये अंदर का जो होता है क्रोड होता है। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, क्रोड को क्या बोलते हैं, क्रोड किससे बनकर बना होता है? तो निफे मतलब निकिल और फेरस से मतलब Fe से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट है आपका बीच वाला मेंटल। मेंटल को हम बोलते हैं सीमा। सीमा इसलिए बोलते हैं कि सी से हो जाता है SI मतलब सिलिकॉन और मा से हो जाता है मैग्नीशियम, तो ये सीमा कहलाता है। इसके बाद होता है क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सियोल बोलते हैं। तो क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलके बना होता है। मेंटल की जो है वो सिलिकॉन प्लस Mg से मिलके बना होता है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। और जो क्रोड है वो निकिल और Fe से मिलके बना होता है, इसको निफे बोलते हैं। ठीक है, ये आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं भूकंपीय लहरें। मूल रूप से भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं।
मूल रूप से भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पहले ये हम डायग्राम बाद में समझते हैं, पहले मैं आपको एक ब्लैंक पेज में समझा देती हूँ। देखिए, जो तरंगें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। जो पी तरंग होती है उसको हम प्राइमरी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी तरंग बोलते हैं। जो एस तरंग होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी रेज बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंगे। और जो एल तरंग होती हैं उनको धरातलीय तरंगे बोलते हैं। तो पी तरंग मतलब प्राइमरी तरंगे, एस तरंगे मतलब होता है सेकेंडरी तरंगे और एल तरंगे मतलब होता है धरातलीय तरंगे। इन तीनों तरंगों के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, देखिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। अब जो पी तरंग है, वो पी तरंग को हमको पता है, जो प्राथमिक तरंग है वो सबसे पहले जाती हैं। और प्राथमिक तरंगें ठोस में भी गमन कर सकती हैं और द्रव में भी गमन कर सकती हैं और गैस में भी गमन कर सकती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी तरंगें हैं वो द्रव और गैस में गमन नहीं कर सकती हैं। और जो एल तरंगें हैं वो केवल धरातल पर ही गमन कर सकती हैं, धरातल से टच करके ही लौट आती है। तो एल तरंगों को धरातलीय तरंगें कहते हैं क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाती। अब हमारी जो पृथ्वी है वो 3 भागों से इस प्रकार से बनी हुई है। अब जब इसमें पी तरंगें जाती हैं तो पी तरंगें क्या होता है, ये ऊपर की जो क्रिस्ट है उससे भी होके चली जाती हैं, जो अंदर की है उससे भी चली जाती हैं और जो क्रोड है उससे भी होके चली जाती हैं। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो पी तरंगें हैं वो तीनों माध्यम में जा रही हैं। तो इससे अभी हम ये सोचेंगे पी तरंग जा रही हैं तो माध्यम एक सा ही होगा। लेकिन जब हम यही एस तरंगों के साथ करते हैं तो एस तरंगें क्या करती हैं, एस तरंगें फर्स्ट लाइन से तो निकल जाती है, मतलब ऊपर का जो क्रस्ट है उससे निकल जाती है। जो दूसरे भाग से क्या करती हैं, ये वापस लौट जाती हैं। वापस लौट जाती हैं मतलब अंदर ही नहीं जा पाती हैं। सेकेंडरी तरंग जो है वो अंदर नहीं जा पाती हैं, वापस लौट जाती हैं। इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल पदार्थों से बना है। क्यों तरल पदार्थों से बना है कि तब तरल पदार्थों से बना होगा तभी तो द्वितीयक तरंगें अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि हमको पता है कि जो द्वितीय तरंगें हैं वो तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। और जब हमने इसको अंदर पहुंचाया तो क्या हुआ कि द्वितीयक तरंगों को जब हमने अंदर पहुंचाया तो ये केवल बाहर से ही लौट के वापस चली गई। अंदर अंदर जो आपका मेंटल था या अंदर क्रोड था वहाँ तक ये गई नहीं है, केवल ये ऊपर ही ऊपर गई हैं। क्योंकि जो एस तरंगें हैं वो तरल माध्यम में गमन नहीं कर सकती, जबकि जो प्राइमरी रेज हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तरल में भी गमन कर सकती हैं और गैस में भी गमन कर सकती हैं। तो वो अंदर तक भेजती चली जाती हैं। लेकिन एस तरंगें अंदर नहीं जा सकती क्योंकि एस तरंगें तरल माध्यम में गमन नहीं कर सकती। इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी है उसके तीनों जो लेयर हैं उनका घनत्व अलग अलग है, क्योंकि एल तरंगें केवल यहीं तक जाती हैं, एस तरंगें केवल यहाँ तक जाती है और पी तरंग पूरा अंदर तक भेज देती है। तो बाहर का जो है वो केवल ठोस है, इसके बाद जो है ठोस और द्रव है, और फिर ये अंदर पूरा जो पदार्थ जो अंदर भरा हुआ है क्रोड वो द्रवित अवस्था में है और द्रव अवस्था में एस तरंगें नहीं जाती, जिसके कारण ये पता चलता है कि पृथ्वी जो है वो 3 तरह की लेयर से मिलके बना हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये आपकी एस रेज है और ये पी रेज है। देखिए एस वेव्स में क्या हो रहा है, देखिए केवल यहीं तक आ रही है, धरातल से टकरा रही है, क्रोड तक जा ही नहीं रही हैं, अंदर ही नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि एस तरंगें तरल माध्यम में गमन नहीं कर सकती। ये पी रेज है, पी वेव्स है सॉरी। तो जो पी तरंगें हैं वो तरल ठोस में सब में गमन कर देती हैं। तो देखिए ये क्रोड से होके जा रही हैं,
और ये क्रोट से होके इस प्रकार से निकल रही हैं। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है कि एस तरंगे क्रोट, ये बीच में क्रोट है, क्रोट से होके नहीं जाती हैं, और जो पी वेव्स है वो क्रोट से होकर चली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस सभी में गमन कर सकती हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो हर स्तर पर अलग अलग है, उसका घनत्व हर स्तर पर अलग अलग है। फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट कैसा होता है कि जैसे कि आपके पास ये तरबूज है, तरबूज में से आपने बीच में से आप इस तरह से काट लेते हैं और एक पीस निकाल लेते हैं, या आप केक समझ लीजिए, केक में से आप इसी प्रकार से आप जब काटते हैं तो इस प्रकार से त्रिकोण पीस निकल जाता है, तो वही ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। अब कैसा है स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आपको। पृथ्वी के जो जीरो ऊपर धरातल से 0 से 30 किलोमीटर तक की दूरी है वो क्रस्ट कहलाती है। 30 से 700 किलोमीटर की जो दूरी है वो अपर मेंटल कहलाती है। 700 से 2900 की दूरी निचला मेंटल कहलाती है। 2900 से 5100 की दूरी बाहरी कोर कहलाती है, और 51 से 6307 किलोमीटर की दूरी आंतरिक कोर कहलाती है। अब जो आंतरिक कोर होता है और आंतरिक को 0 डिग्री 6307, जो 0 डिग्री नीचे सीमा है 6307 की, और जो 5100 डिग्री जो बाहरी आंतरिक कोर की सीमा है, इन दोनों की सीमा को मिलाने वाला जो असंबद्ध क्षेत्र होता है वो लेहमैन कहलाता है। इसके बाद बाहरी कोर का और आंतरिक कोर की जो सीमा को, जो बाहरी कोर और निचला मेंटल की जो सीमा होती है वो गुटेनबर्ग कहलाती है। अपर मेंटल और निचला मेंटल की जो सीमा है वो यहाँ पे मोहो कहलाती है। जो क्रस्ट की जो सीमा रहेगी ऊपरी और निचली वो कोनराड कहलाएगी। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में असंबद्ध क्षेत्रों को बांट दिया गया है। ये जो सबसे ऊपर की परत है ये क्रस्ट रहती है। इसके बाद ये अपर और निचला मेंटल में मेंटल बटा हुआ होता है, और नीचे ये जो कोर होता है जिसको हम बाहरी कोर और आंतरिक कोर में बांट देते हैं, जिसकी सीमा लेहमैन कहलाती है, और इनकी जो सीमा है वो गुटेनबर्ग कहलाती है। और निचला मेंटल अपर मेंटल और क्रस्ट की सीमा मोहो कहलाती है, और सबसे ऊपर की सीमा कोनरॉड कहलाती है। सबसे ऊपर का जो क्रस्ट है वो महासागरीय तलों, जो तल जो रहते हैं उनमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर का अगर आपसे अनुप्रस्थ काट पूछा जाए तो आप इस प्रकार से बना दीजिएगा कि जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से 3 स्तरों की बनी होती है। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, अपर और क्रस्ट और निचला क्रस्ट। फिर मेंटल को भी अपर मेंटल और निचला मेंटल, और फिर कोर को भी बाहरी कोर और आंतरिक कोर। सबसे नीचे है मतलब जो नीचे से आंतरिक कोर तक का जो सीमा है वो लेहमैन कहलाती है। फिर आंतरिक कोर से बाहरी कोर तक की सीमा गुटेनबर्ग कहलाती है। बाहरी कोर से निचला मेंटल गुटेनबर्ग, निचला मेंटल से अपर मेंटल मोहो, और मोहो के बाद अपर मेंटल से जो क्रस्ट हो जाएगा वो कोनरॉड की सीमा कहलाएगी। तो इस प्रकार से आप ये पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के दौरान जो तरंगें निकलती हैं उनमें पी और एस तरंगों से पृथ्वी की परतों के बारे में पता चलता है। पी तरंगे क्या है? इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं, जो भी मैंने समझाया है। जो प्राथमिक तरंग होती हैं वो ठोस और द्रव दोनों में गति कर सकती हैं, जो क्रोट तक जाती हैं क्योंकि ये यहाँ से भी चली जाती हैं, यहाँ से भी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये पी तरंगें हम देख रहे हैं द्रव माध्यम में भी गति। जो एस तरंगें होती हैं वो द्रव माध्यम में गति नहीं करती हैं, इसलिए वो क्रोट तक नहीं जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्रोट कैसा है, तरल पदार्थ है, और पृथ्वी का घनत्व अलग अलग स्तरों में अलग अलग है। जो इन्हीं प्राथमिक ये तरंगें गैसों में भी गमन कर सकती हैं। द्वितीयक तरंगें क्या होता है? एस तरंगें धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती हैं। तो एस तरंगें होती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगें बोलते हैं, वो प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं और क्रस्ट से लौट जाती हैं। ये क्रोट तक नहीं पहुंच पाती, मतलब हमने जो पढ़ा है कि ये क्रोट तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। नेक्स्ट है धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें क्या होती हैं? तो ये तरंगें धरातलीय सैलों के साथ साथ चलती हैं, धरातलीय चट्टानों के साथ साथ चलती हैं। ये बहुत विनाशकारी होती हैं, इनके कारण ही सैलों में विस्थापन आ जाता है। तो सबसे बाहर की जो वेव्स होती हैं वो धरातलीय तरंगें कहलाती हैं। इस प्रकार इन तीनों तरंगों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी जो है
वो 3 भागों से अलग अलग बनी है जिनका घनत्व अलग अलग होता है। तभी प्राथमिक तरंगें कोर तक जाती हैं। द्वितीयक तरंगें जो हैं वो 30,000 किलोमीटर के बाद वक्राकार होकर वापस आ जाती। देखिए 30,000 किलोमीटर कहाँ है, देखो 30,000 किलोमीटर मतलब ये जो 2900 है, मतलब ये जो निचला मेंटल है यहीं तक ही ये जाती हैं। इसके बाद ये वापस लौट जाती हैं। कौन सी? एस तरंग निचले मेंटल तक जाती हैं और उसके बाद वापस लौट जाती हैं, जिससे पता चलता है कि 30,000 के बाद का माध्यम क्या है? द्रव है, जिसमें एस तरंगे गमन नहीं कर सकती। द्रव में एस तरंगे गमन नहीं कर सकती, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो क्रोड होगा वो द्रवित अवस्था में होगा। और एस तरंगे तीनों माध्यम में जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि जो एस तरंगे हैं तीनों माध्यम में जा रही हैं, मतलब जो बीच का जो साइड भाग है ठोस है, फिर द्रव है, फिर गैस है। एस तरंगे दोनों में जा रही हैं और पी जो तरंगे वो तीनों में जा रही हैं, और एल तरंगे केवल ठोस से टकराकर वापस आ जाती हैं, इसलिए उनको धरातलीय तरंगे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का आंसर। आपको इसी तरह मैं भूगोल में आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, भूगोल की हार्ड कॉपी आपको मैं नहीं दे पाऊँगी, भूगोल की आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं दे पाऊँगी, भूगोल का हार्ड कॉपी मिलेगा। कारण ये है कि मैंने भूगोल में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने जो मुझे ही बहुत परेशानी हुई है हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर ढूंढने में। मैंने बहुत सारी 12th 11th की बुक्स, इसके बाद जितनी भी वैलिड बुक्स हैं, माजिद हुसैन, खुल्लड़, वर्णवाल, बहुत सारी बुक्स का जो मुझे एक बेहतर डायग्राम मिला है, एक बेहतर आंसर मिला है, वो मैंने अपने आंसर में फिट किया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी इनका यूज़ करे और PDF सर्कुलेट हो जाए, तो इसलिए मैं केवल नोट्स ही दूंगी। और आपको अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हार्ड कॉपी में ही लीजिए। भले ही मैं कम लोग लें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो नोट्स है, स्पेशली ज्योग्राफी का, जो ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलता क्योंकि इतना मेहनत कोई नहीं करता, कोई इसका मिसयूज़ ना करे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी हार्ड कॉपी की जो पेमेंट है वो 700 रुपीज़ है, आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं और नोट्स मंगवा सकते हैं। ये सभी नोट्स की प्राइस है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 6260190944 पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये इस तरह से आपको पेड ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। ये सभी नोट्स का हार्ड कॉपी रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।